बेटा ये मैक्रो में हम आपको बताया हमारा एक ही यूनिट रह गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और मैक्रो में सबसे ज्यादा वेटेज का ये यूनिट है, तो मैं पूरा यूनिट आपको लिखवा के कराऊंगी। हेडिंग डालो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर से कम नहीं आता, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो बच्चा इस क्लास को मिस करेगा कोई भी, वो अगली क्लास में रिकॉर्डिंग देख के बैठेगा, क्योंकि पहले ही बता रही हूं कुछ समझ नहीं आएगा। एक भी क्लास मिस हो जाएगी तो अगली क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। बस करो अब, ठीक है, और क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस मत करो। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हेडिंग डाल दी चैप्टर की। अब देखो थोड़ी सी कहानी समझो पहले। बेटा ये पूरा चैप्टर ना अगर आपको याद हो तो 11th की जो माइक्रो है ना वो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट थी, वन इज डिमांड एंड अदर इज सप्लाई। 11th की पूरी माइक्रो हमारे दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट थी, डिमांड और सप्लाई। अब 11th में हमने माइक्रो पढ़ी थी विद डील्स विद इंडिविजुअल, 12th में हम मैक्रो पढ़ रहे हैं विच डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। तो इन दोनों टर्म्स के आगे एग्रीगेट वर्ड यूज होगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है बेटा, पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई इज एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बेटा। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना ये दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा तो 6-6 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन दो टॉपिक में से आते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक समझ नहीं आएगा क्लास में मेरे से उसी टाइम पूछोगे बेटा, आगे बढ़ जाओगे तो फिर आपको पीछे का कुछ समझ नहीं आएगा नेशनल इनकम की तरह। तो इस चैप्टर में 6 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है 6 मार्कर, और 6 मार्कर थ्योरी पार्ट भी आता है, ठीक है, बोर्ड के अंदर। तो दोनों 6-6 नंबर के क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ नहीं करो। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर ना बेटा ये जो इनकम है ना दैट इज इनकम इज नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम। एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू इनकम, यस और नो, बोलो एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेट करती है, यस। हम कहते हैं इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है, और एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ती है जब प्रोडक्शन बढ़ता है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, आउटपुट से। तो हम कहते हैं पहले आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा आपने इनकम और एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस दिखाने कि इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कैसे फाइंड आउट करती है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सब आप इस चैप्टर में बताओ। और दो वेरिएबल मैंने बताए जो मैक्रो के मेन है, वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड अदर इज एग्रीगेट सप्लाई। अब हम इन दो वेरिएबल को डिटेल में करते हैं, ठीक है। पहले इसको ध्यान से समझना फिर मैं तुमसे पूछूंगी एज इट इज। पहला वेरिएबल आज की क्लास में मैं ये कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूं एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट का मतलब मैंने आप सभी को बताया, एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है बेटा, ठीक है। एग्रीगेट मींस टोटल, पूरी इकोनॉमी की डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात जो समझने वाली है ना, पीछे वाले सामने देखेंगे प्लीज। पहली बात जो इस टॉपिक में समझने वाली है बेटा वो ये है कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स डिमांड करते हैं। सबसे पहला सेक्टर आप लोग डिमांड करते हो, यस और नो, आप लोग कौन से सेक्टर में आते हो, हाउस होल्ड। तो पहला सेक्टर जो इकोनॉमी में डिमांड करता है ना वो हाउस होल्ड होता है, और हाउस होल्ड जो भी डिमांड करता है किसके लिए करता है, कंजप्शन के लिए करता है, ठीक है। तो पहला सेक्टर जो डिमांड कर रहा है वो हाउस होल्ड है। हम लोग जो भी डिमांड करते हैं ब्रेड बटर मैगी बर्गर वो सब कंजप्शन के लिए करते हैं। दूसरा सेक्टर इकोनॉमी में जो डिमांड करता है वो फर्म्स होती है, फर्म्स को भी डिमांड करनी। अब फर्म्स आपको पता है क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन के लिए उसको चाहिए मशीन टूल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें। तो फर्म्स भी डिमांड करती है, बट क्यों करती है, फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हाउस होल्ड का काम है कंजप्शन, फर्म्स का काम है इन्वेस्टमेंट। तीसरा सेक्टर जो इकोनॉमी में डिमांड करता है ना बेटा वो गवर्नमेंट होती है, इधर ही बैठ जाओ बेटा। तो गवर्नमेंट जो भी डिमांड करती है ना, चलो अब आप मुझे बताओ गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट जो भी डिमांड करेगी वो वेलफेयर के लिए करेगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, गवर्नमेंट का काम है टू सैटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ सोसाइटी, दैट इज सोशल वेलफेयर। और चौथा सेक्टर जो इकोनॉमी में डिमांड करता है ना बेटा वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब फॉरेन रेजिडेंट। फॉरेन रेजिडेंट से इंडिया की दो ट्रांजेक्शन होती है बेटा, वन इज एक्सपोर्ट एंड अदर इज इंपोर्ट। इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिस नाम से तुम्हें नफरत है, ठीक है, और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी दो ही ट्रांजेक्शन चलती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो अभी मैं आपको एग्रीगेट डिमांड समझा रही थी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड, और मैंने आपको इसमें यह समझाया कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स डिमांड कर रहे हैं, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर इज फर्म। तो हाउस होल्ड की डिमांड प्लस फर्म की डिमांड प्लस गवर्नमेंट की डिमांड प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इतना समझ आ गया। तो अब पहली चीज तो बेटा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एडी। ये तो मैंने आपको जनरली समझा दिया कि एग्रीगेट डिमांड होती है सारे सेक्टर्स की डिमांड, बट इसको लिखेंगे कैसे।
जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग ईयर के लिए निकाली जाती है, बजट अकाउंटिंग ईयर के लिए बनता है, वैसे एडी का कॉन्सेप्ट जो है ये भी अकाउंटिंग ईयर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको एडी का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। थैंक यू भैया। तो अब मैं आपको एडी का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बेटा, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। इकोनॉमी में हर जगह पे, इकोनॉमिक्स के अंदर आप कौन से गुड्स को कंसीडर करते हो? इंटरमीडिएट के फाइनल? फाइनल, क्योंकि इंटरमीडिएट हम कहीं पे भी नहीं लेते बेटा। आपने नेशनल इनकम में पढ़ा है कि उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो एडी का मतलब ये डिमांड करना, और इसमें भी डिमांड में हम कौन से गुड्स की डिमांड करेंगे? फाइनल गुड्स की डिमांड करेंगे। तो अगर मैं पूछूं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है बेटा, एग्रीगेट डिमांड होती है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो सारे सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए। डिमांड का मतलब क्या होता है? बाय की सेल? बाय। तो एग्रीगेट डिमांड इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स आर विलिंग टू बाय। जो सारे सेक्टर खरीदना चाह रहे हैं। खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा। तो इसमें हम एक चीज लेंगे विद गिवन इनकम, चैप्टर का नाम ही इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। और निकाली किसके लिए जा रही है? इन एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में बेटा ये मेरे कुछ सेंटेंसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्रीगेट डिमांड होती है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय विद गिवन इनकम इन एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में बेटा डिमांड होती है, किस चीज की डिमांड होती है? सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और वो डिमांड कर कौन रहा है? सारे सेक्टर्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब उनके पास क्या है? पैसा है, इनकम है, और एडी निकाली जाती है फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। ट्राई करते हैं इसको। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय विद गिवन इनकम इन एन अकाउंटिंग। फिर से रिपीट करोगे, आधे बोल नहीं रही। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू विद गिवन इन एन अकाउंटिंग। दिस इज एग्रीगेट। लास्ट टाइम फिर से बोलोगे, इट इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स आर विलिंग टू विद गिवन इन एन अकाउंटिंग। तो बेटा इसमें ना बहुत बड़े बड़े 2-2, 2.5 पेजेस का एक एक आंसर। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ लर्न करोगे तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें ज्यादातर 6 मार्क है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब आप लिखो, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, explain its components, explain its components। एडी बतानी है बेटा, उसके कंपोनेंट्स बताते। 6 मार्कर वेटेज डालो ब्रैकेट में। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। लिख दिया? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? शुरू करो आंसर। इट इज टोटल वैल्यू ऑफ, इट इज टोटल वैल्यू ऑफ all final goods and services, total value of all final goods and services which all the sectors of the economy, which all the sectors of the economy are planning to, which all the sectors of the economy are planning to, बेशर्मो planning to buy। प्लानिंग टू करके अटकी पड़ी हूं, आगे बोल ही नहीं रही हो। ठीक है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय विद गिवन इनकम, विद गिवन इनकम इन एन अकाउंटिंग ईयर। अंडरलाइन करो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, ऑल सेक्टर्स को, गिवन इनकम को, अकाउंटिंग ईयर को। ठीक है, सबको चारों वर्ड्स को मेरे अच्छे से हाईलाइट करूंगी। तो एडी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एडी बताओ उसके क्या कंपोनेंट है। अच्छा, कितने सेक्टर बताएं जो डिमांड करते हैं? 4। पहला सेक्टर बोलो, नाम क्या था? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने क्यों डिमांड करी थी? कंजप्शन थी। दूसरा सेक्टर फर्म्स ने क्यों डिमांड करी? इन्वेस्टमेंट। तीसरा कौन था? गवर्नमेंट ने क्यों डिमांड करी? सोशल वेलफेयर। और चौथा सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2 ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट एंड। तो ये 4 कंपोनेंट ही है बेटा हाउस आपके एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हेडिंग डाल दो, कंपोनेंट्स ऑफ एडी की। फर्स्ट कंपोनेंट लिखना बेटा,
हाउस होल्ड ऑब्लिक करके प्राइवेट कंजप्शन डिमांड, हाउस होल्ड ऑब्लिक प्राइवेट कंजप्शन डिमांड, अंडरलाइन कर लो, हाइफन लगा दो। ये फर्स्ट कंपोनेंट है एडी का। हाँ, हाउस होल्ड उसमें खर्चा था बेटा, इसमें डिमांड हो रही है, तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। अब बेटा सिर्फ ना मैंने आपको एक डेफिनेशन याद कराऊंगी क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट है, बाकी आप बताओगे, तो पहले इसको समझो ध्यान से। हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड नाम से पता चल रहा है टोटल खर्चा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, कंजप्शन के लिए। कब कर रहा है, इन एन अकाउंटिंग। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, ऑन कौन से गुड्स, कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनकर्ड बाय, क्यों, फॉर कंजप्शन पर्पसेस इन एन अकाउंटिंग, दिस इज हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। फिर से रिपीट कर रही हूं बेटा, हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड है हाउस होल्ड की डिमांड, ठीक है। तो एडी जब आपको पता है अकाउंटिंग ईयर के लिए निकलती है तो इसके सारे कंपोनेंट भी अकाउंटिंग ईयर के लिए फाइंड आउट किए जाएंगे। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फाइनल गुड्स के ऊपर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हाउस होल्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कंजप्शन के लिए कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनकर्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन पर्पसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। रिपीट करोगे, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉर इन एन, दिस इज हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। अब ये डिपेंड किस पे होती है बेटा, पीडीआई पे। पीडीआई की फुल फॉर्म है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस। जैसे कई पेरेंट्स को मंथली सैलरी मिलती होगी जो बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो इनकम होती है ना, मंथली सैलरी आती है, वो टैक्स पे करने के बाद आती है, ठीक है। जो हाथ में पैसा आता है ना, ठीक है, हाउस होल्ड का आफ्टर पेइंग टैक्सेस, दिस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब ही क्या है, जो पैसा आपके पास खर्च करने के लिए, दिस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पीडीआई होती है इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस फॉर स्पेंडिंग, दिस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पीडीआई और हाउस होल्ड डिमांड सोच के बताना, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स है। पीडीआई और हाउस होल्ड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स है। अच्छा, पीडीआई तुम्हारी बढ़ रही है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो हाउस होल्ड की डिमांड विल इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, ऑब्वियस ही बात है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट हुआ ना। पीडीआई कम हो रही है तो हाउस होल्ड की डिमांड भी, तो पीडीआई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। हायर द पीडीआई हायर विल बी हाउस होल्ड डिमांड, लोअर द पीडीआई लोअर विल बी हाउस होल्ड डिमांड। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। तो अब ये पूरा एक पॉइंट है बेटा, सेपरेट अगर 3 नंबर में आएगा तो हम इसको पॉइंट्स में इलैबोरेट करें। तो पहला मैंने आपको ये बता दिया ये हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड होती क्या। फिर हमने बोला किस पे डिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है, पीडीआई। पीडीआई और हाउस होल्ड डिमांड का कौन सा रिलेशन होता है, और पीडीआई होती क्या, जो भी इनकम हाउस होल्ड को मिल रही है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है, जो खर्च करने के लिए, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, हाउस होल्ड सिर्फ इनकम को खर्च करता है, सेव भी तो करता है ना। तो पीडीआई में से इनकम स्पेंड भी होती है और पीडीआई में से सेव भी होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट पीडीआई का हम स्पेंड करते हैं कंजप्शन के ऊपर और कुछ बचा के भी रखते हैं बेटा, सेविंग भी करते हैं। ठीक है भाई, अब शुरू करो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड को। पॉइंट्स में लिखना है, पहले ही बता रही हूं मैं आपको, ऐसे करके पॉइंट्स बनाओगे। अब आपने हेडिंग डाल दी है तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनाओ, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर on final goods and services total expenditure on final goods and services by, बेशर्मो तुमसे पूछ रही हूँ, बाय ऐसे कर रही हो, बाय हाउस होल्ड, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन पर्पसेस, फॉर कंजप्शन पर्पसेस इन एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट पॉइंट, हाउसहोल्ड कंजप्शन डिमांड, हाउसहोल्ड कंजप्शन डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ब्रैकेट में लिख सकते हो पीडीआई,
ठीक है ना, क्योंकि हम आगे भी यूज करेंगे। वैसे बोर्ड में आप फुल फॉर्म में लिख के आओगे। हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, किसी के लिए वेट करना होगा बेटा बता देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, हायर द पीडीआई, हायर द पीडीआई हायर विल बी हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। हायर द पीडीआई हायर विल बी हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड एंड वाइस वर्सा। बोर्ड में वाइस वर्सा यूज नहीं करोगे, स्टेटमेंट रिवर्स करोगे। ठीक है, हायर द पीडीआई हायर विल बी हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड एंड वाइस वर्सा। लास्ट पॉइंट, पीडीआई रेफर्स टू, पीडीआई लिख के कोई मुझे नहीं देगा, फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो बार बार इतना बड़ा लिखने के लिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करा रही हूं। ठीक है, तो पीडीआई रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, पीडीआई रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड from all sources for spending on consumption, for spending on consumption and saving. सेविंग, या तो कंजप्शन पे स्पेंड करोगे या सेव करोगे। सुना दोगे चारों पॉइंट्स? ट्राई करें, मुंडी ऊपर करना जरा। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड थी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कौन से गुड्स? फाइनल गुड्स। ठीक है, किसने करे? बाय। क्यों करे? फॉर इन एन अकाउंटिंग ईयर। किस पे डिपेंडेंट थी हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड? तो हायर द पीडीआई हायर विल बी डिमांड, लोअर द पीडीआई लोअर विल बी डिमांड। और पीडीआई होती है इनकम रिसीव बाय कौन? हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस, स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन और सेविंग। यार आप कंजप्शन पे स्पेंड करोगे या सेव करोगे? तो ट्राई करना बेटा इस चैप्टर को, ये यूनिट को लर्न करने की। ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट लिखो सेकंड। अच्छा, सेकंड सेक्टर जो डिमांड कर रहा था वो कौन थी? और फर्म ने डिमांड क्यों करी थी? फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसका सेकंड कंपोनेंट लिखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इज फर्म्स बेटा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। लिख लिया? आप सामने देखोगे 2 मिनट के लिए, इसको भी लर्न करोगे मेरे साथ। अच्छा, हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड में हमने बोला था टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कौन से गुड्स? फाइनल गुड्स इनकर्ड बाय, क्या बोला था? हाउस होल्ड। क्यों? फॉर बोला था, कंजप्शन बोला था। इन एन क्या बोला था? अकाउंटिंग ईयर बोला था। तो ये आप सभी को याद है, इसको ही चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अब जो फर्म्स होती है ना बेटा, वो फाइनल गुड्स नहीं, वो कैपिटल गुड्स की डिमांड करती है। कैपिटल गुड्स होते हैं मशीन, टूल, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम कहेंगे इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कौन से गुड्स? बाय हाउस होल्ड की जगह फर्म्स, फॉर कंजप्शन की जगह इन्वेस्टमेंट, इन एन अकाउंटिंग। याद होगी बेटा? तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स। ठीक है, बाय फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इन एन अकाउंटिंग। हो गई। अब हाउस होल्ड की डिमांड किस पे डिपेंडेंट थी? पीडीआई। फुल फॉर्म बोलो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पापा पापा नहीं करना, ठीक है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ऐसी बेटा फर्म्स की डिमांड डिपेंडेंट होती है एमईआई पे। एमईआई की फुल फॉर्म है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको ध्यान से समझना प्लीज। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अब फर्म्स का काम है इन्वेस्ट करना। तो फर्म्स जब इन्वेस्ट करती है ना बेटा, तो हर फर्म सोचती है कि हमें प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके फिर वो इन्वेस्ट करती है। प्रॉफिट को बोलते हैं रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हर फर्म पहली चीज देखती है रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। उसको हम बोलते हैं एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट पे कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ए और बी। प्रोजेक्ट ए में लग रहा है 10% रिटर्न होगा, बी में लग रहा है 20% होगा। किस पे इन्वेस्ट करोगे? बी में। क्यों? क्योंकि उस पर रिटर्न ज्यादा है। रिटर्न ज्यादा है का मतलब उसकी एमईआई ज्यादा है। तो फर्म्स की इन्वेस्टमेंट पहली चीज तो डिपेंडेंट होती है एमईआई के ऊपर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पूछूंगी तुमसे एमईआई क्या होती है, तो मुझे बताओगे मैम इट इज रेट ऑफ रिटर्न। दूसरी फर्म की इन्वेस्टमेंट एक और चीज पे डिपेंडेंट होती है,
बेटा फर्म जो भी इन्वेस्ट करता है क्या वो सारा पैसा पॉकेट से लगाता है, यस और नो? नो, वो लोन लेता है, बोरो करता है, और लोन पे क्या देखा जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप लोन लोगे, यस और नो? यस। ज्यादा होगा तो लोन लोगे? नो। तो फर्म्स की इन्वेस्टमेंट एक तो एमईआई पे डिपेंडेंट है, दूसरा आरओआई। आरओआई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक रेट ऑफ रिटर्न है और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, हो गई अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड खत्म। ठीक है, ट्राई करें इसको। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स बाय फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इन एन, it depends on MEI, full form is marginal efficiency of investment. Second is ROI is rate of interest. ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? चलो अब इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी पॉइंट में लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, it refers to total expenditure on capital goods, total expenditure on capital goods by firms for investment purposes, by firms for investment purposes in an accounting, in an accounting year. Next point, private investment demand, private investment demand depends on, full form लिखना, depends on marginal efficiency of investment, marginal efficiency of investment, ब्रैकेट में लिख लो MEI, और तीनों कैपिटल लेटर्स में आएगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में MEI, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड is also known as addition to physical capital goods, physical capital goods like machine, tools, etc. Addition to physical capital goods, private investment demand is also known as addition to physical capital goods like machine, tools, etc. खत्म हो गया पॉइंट। ठीक है, तो हमने एडी के बेटा आप दो कंपोनेंट कर लिए, तो उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड को कैपिटल गुड्स में एडिशन भी बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, मशीन, टूल, इक्विपमेंट, इसमें पैसा डालना इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। चलो अब तीसरा करते हैं। तीसरा सेक्टर जो डिमांड करता था कौन था? गवर्नमेंट। ठीक है, तो थर्ड, हाँ बेटा बोलो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। MEI का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट डिमांड करता है ना उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलो अब इसको भी बनाते, इसकी डेफिनेशन भी हम बनाते। ठीक है, भूमि सामने देखो, भूमि सामने देखो, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की भी डिमांड बनाते। ठीक है, एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बनाते। कैसे बनाएंगे? टोटल एक्सपेंडिचर पहले हम बोलते किसके ऊपर, तो हाउस होल्ड में लिखा था फाइनल गुड्स। ठीक है, फर्म्स में लिखा कौन से गुड्स? कैपिटल गुड। अब पहले बताओ मेरे को, गवर्नमेंट किसका भला करेगा, हाउस होल्ड का कि फर्म्स का? क्यों, फर्म ने कोई बिगाड़ा, काम बिगाड़ा गवर्नमेंट का? दोनों का करे बेटा। गवर्नमेंट तो देखता है कलेक्टिव, ठीक है, सबका वेलफेयर देखता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर देखता है, तो सोसाइटी में हाउस होल्ड भी आती है, फर्म्स भी आती है। तो गवर्नमेंट जो डिमांड करेगा हाउस होल्ड के लिए कौन से गुड्स की? कंज्यूमर गुड्स। फर्म्स के लिए कौन से गुड्स की? कैपिटल गुड्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स कौन कर रहा है? बाय टू सैटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ सोसाइटी इन एन अकाउंटिंग। बस हो गया, डेफिनेशन बन गई। तो उसी, वो हमने एक ही डेफिनेशन याद करी बेटा, उसी में हम चेंजेस कर रहे। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रहा है कंज्यूमर गुड्स की, कैपिटल गुड्स की। ठीक है ना, दोनों की डिमांड कर रहा है बेटा। ठीक है ना, और क्यों कर रहा है? कलेक्टिव नीड्स ऑफ सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए इन एन अकाउंटिंग।
तो शुरू करो अब आंसर। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर on consumer goods and capital goods by बेशर्मो by government to satisfy collective needs of society, to satisfy collective needs of society in an accounting year। घर पे मम्मी के पापा के सामने तो इतना चिल्लाते हो तुम लोग, वह भै 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 करके, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आगे से जवाब ही नहीं देते हो, ठीक है। इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ना दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहले समझो। एक होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, मुझे बताओगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर है कि इन्वेस्टमेंट है? हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, कंजप्शन। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज कौन लेगा? हाउस होल्ड फर्म। तो दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर मैं कह रही हूं इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा। तो फर्म अगर लेगा तो वो हाउस होल्ड बन जाएगा, क्योंकि फर्म का काम क्या होता है? इन्वेस्ट करना। तो एजुकेशन और हेल्थ सर्विस अगर फर्म ले रहा है तो वो अपने लिए लेगा ना, कंजप्शन के लिए लेगा, तो उसको भी तो कंजप्शन ही बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फर्म का बेसिक काम क्या है? इन्वेस्ट करना बेटा। तो जो भी सर्विस फर्म को दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो भी सर्विस बेटा हाउस होल्ड को दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ आ गई? तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is divided into two parts. Government expenditure is divided into two parts. हाइफन लगाओ। expenditure on education services, हाइफन लगा के फिर फर्स्ट पार्ट लिखना बेटा। किस पार्ट के? नहीं ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे लिखा। टू पार्ट्स कर दिया, हाइफन लगाओ, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सर्विसेज, कॉमा हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा इज नोन एज, कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अंडरलाइन कर लेना कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा is known as consumption expenditure। अंडरलाइन कर लेना कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब सेकेंड पॉइंट लिखना, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा is known as इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अंडरलाइन कर लो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के खर्चे दो पार्ट में डिवाइड थे, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। अब चौथा सेक्टर जो डिमांड करता है कौन था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उससे दो ट्रांजेक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस इज नेट एक्सपोर्ट। तो पहला सेक्टर जिसने डिमांड करी थी, किसने करी थी? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की डिमांड किस पे डिपेंडेंट थी? किस पे डिपेंडेंट थी बेशर्मो? पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फर्म्स की डिमांड किस पे डिपेंडेंट थी? एमईआई और आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट के खर्चे दो पार्ट्स में डिवाइड थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ध्यान में रखना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एमईआई को रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो अब चौथा लिखो बेटा, नेट एक्सपोर्ट, फोर्थ कंपोनेंट एडी का, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट आप सभी को पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, बट इसमें इसको ऐसे नहीं बताएंगे, पहले हम एक्सपोर्ट बताएंगे, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, फिर इंपोर्ट बताएंगे क्या होते हैं, फिर हम बोलेंगे दोनों का डिफरेंस इज नेट एक्सपोर्ट, थोड़ा इलैबोरेट करेंगे।
तो एक्सपोर्ट्स का मतलब आप बेच रहे हो, यस और नो, यस, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खरीद रहा है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है डिमांड ऑफ कौन से गुड्स, हमारे गुड्स, डिमांड वो ऑफ वो वाले गुड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे, बट डिमांड कौन कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है, तो इट रेफर्स टू एक्सपोर्ट। लिखो आप एक्सपोर्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो, एक्सपोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, exports refers to demand of goods produced within domestic territory by rest of the world। कर दो भैया, ठीक है भाई, सुन लिया, चलो। तो डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्ट का लिखो, इंपोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ, हिमनेश लिखो, इंपोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ गुड्स बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट लिखो बेटा, इंपोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो इंपोर्ट में हम डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड और किसकी कर रहे हैं, जो बाहर गुड्स बने, तो इंपोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, लास्ट पॉइंट, नेट एक्सपोर्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब नेक्स्ट लाइन में बेटा सेंटर में एडी का फॉर्मूला लिखेंगे, अब ध्यान में रखना। अच्छा, एडी के 4 सेक्टर है बेटा। हाउस होल्ड ने डिमांड क्यों करी थी, कंजप्शन के लिए, सी से डिनोट करेंगे, ये टर्म्स भी याद कर लेना मेरे साथ, सी इज कंजप्शन। फर्म्स ने डिमांड क्यों करी थी, तो इन्वेस्टमेंट को डिनोट करेंगे आई से। गवर्नमेंट ने डिमांड करी थी वेलफेयर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते। और नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो ये एडी का फॉर्मूला है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज कंजप्शन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स इज एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब तुम्हारा वाला एक्स नहीं है, एक्स इज एक्सपोर्ट, और एम इज इंपोर्ट। तो एडी का ये पूरा फॉर्मूला सेंटर में लिख के इसको बॉक्स में डाल देना। हाँ पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इलेबोरेट तो सबको करना है बेटा। लिख दिया भाई एडी, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम में पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर सब में होता है। वैसे एडी के अंदर भी 4 सेक्टर आते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो इक्विलिब्रियम है ना, उसमें हम सिर्फ 2 सेक्टर को कंसीडर करते हैं। तो जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो एडी का फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, सी प्लस आई। हमारे सिलेबस में एग्री, आप हायर लेवल पे पढ़ोगे बेटा तो ये पूरे 4 सेक्टर पढ़ोगे कॉलेज लेवल पे, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो 12th में एडी है वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो अभी तो जब कंपोनेंट पूछेंगे तो आप पूरा ही फॉर्मूला डालोगे, बट जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो एडी के सिर्फ 2 ही सेक्टर यूज करेंगे, सी प्लस आई, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा भाई तो एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई होगा, ये चीज ध्यान रखना। कंपोनेंट इलेबोरेट करने को आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा कि एडी के अंदर चारों चीजें आती, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हो गई। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हम इसको स्केड्यूल और कर्व के थ्रू खत्म करेंगे, ठीक है। अब एक चीज मेरी सभी कान खोल के सुनेंगे, ठीक है, और मेरे साथ साथ समझेंगे भी। बेटा इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे टेढ़े मेढ़े स्केड्यूल और कर्व्स हैं। आपको मैं एक स्केड्यूल याद कराऊंगी, एक स्केड्यूल क्या 3 लाइनें याद कराऊंगी, ठीक है। उसके बेसिस पे आगे के बहुत सारे कॉलम बनते जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्केड्यूल नहीं बनाओगे, क्योंकि इसमें ना बेटा शेप्स जो है ना कर्व की, वरना वो आपकी अफेक्ट करेंगी। तो आप मेरे साथ सिर्फ 3 चीजें याद करोगे इस चैप्टर में, बाकी आगे के जितने मर्जी कॉलम टीचर बनाने को दे रही है वो आप आसानी से बनाते रहोगे, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में मैं बता रही हूँ, आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्केड्यूल आप अपनी तरफ से नहीं बनाओ, ठीक है। जो मैं आपको लिखवाऊंगी आप वही स्केड्यूल याद करो, ठीक है। स्केड्यूल में भी सिर्फ 3 कॉलम याद करवाऊंगी और कुछ नहीं, ठीक है। और अभी किसी भी बच्चे से सुनूंगी, ठीक है। तो अब हम स्केड्यूल बनाते, साथ साथ बनाओ मेरे। पहला कॉलम इनकम का बनाओ,
इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। अब ये याद भी करो कैसे कैसे डिनोट करते हैं। इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। नेक्स्ट कॉलम कंजप्शन का बनाओ, एंड कंजप्शन इज डिनोटेड बाय शर्म नहीं आ रही बोलते हुए, ठीक है। कंजप्शन को सी से डिनोट करते हैं, मैं बोल सकती हूँ, तुम थोड़ा बोलोगे सी, ठीक है। तो कंजप्शन को सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, तो नेक्स्ट कॉलम एडी का बनाएंगे, क्योंकि एडी का फॉर्मूला क्या बताए, सी प्लस आई, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट में तो आप सी प्लस आई लगाओगे ना, तो सी प्लस आई, तो हम ये सारे कॉलम बनाएंगे। अब इसमें पहली 3 चीजें मैं आपको याद कराऊंगी, बाद में आप इसमें एडी ऐड करो, एएस ऐड करो, सेविंग ऐड करो, जो मर्जी ऐड करो, वो आपसे होती जाएगी। बस ये 3 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये कैसे याद करनी पड़ेगी बेटा, इनकम मैंने पहले 100 ली है, 0 ली है। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अभी आपकी इनकम बिल्कुल नहीं, 0 है। फ्यूचर में कमाओगे, वैसे मुझे आसार लग नहीं रहे तुम्हें देख के, फिर भी हो सकता है कमाओगे, तो फ्यूचर में कमाओगे तो तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम को कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है, 100 के डिफरेंस, 100, 200, 300, 400, 500। बनाओ मेरे साथ। पहले 0 लेनी है, फिर कांस्टेंट 100 के गैप से इंक्रीज करना है। अच्छा मुझे सोच के बताओगे, पहले ईशानी बताइए। ईशानी, 0 इनकम पे कंजप्शन होती है? हिमनिश होती है? अपूर्वा, अभी तुम्हारी इनकम है, खा पी रहे हो, फिर कैसे खा रहे हो? 0 इनकम पे कंजप्शन होती है भाई, ठीक है। तो 0 इनकम पे कंजप्शन होती है, और एज इनकम इंक्रीजेस तो कंजप्शन ऑल्सो। तो जैसे अभी तुम कुछ एक आध गलत काम कर रहे होगे, जब फ्यूचर में कमाओगे तो बहुत सारे गलत काम करोगे, ठीक है ना। तो एज इनकम इंक्रीज, वो पीछे से बुरा मत करे, हाँ मैम ने मेरी दिल की भावनाएं सुन ली है, ठीक है ना। अभी मैं 10 लड़कियां घुमा रहा हूँ, फ्यूचर में मैं 50 घुमाने की कैपेसिटी रखता हूँ, ठीक है ना। पूरी एक ट्रेन बुक कराया करूंगा, ठीक है, ट्रेन चलाया भी मैं ही करूंगा, ठीक है। तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। आप कंजप्शन भी ना आप कांस्टेंट रेट से बढ़ाओगे। कितने रेट से बता रही हूं, पहले सामने देखो प्लीज। कंजप्शन आप, इनकम को आपने किस गैप से बढ़ाया, 100 के। कंजप्शन को आप 80 के रेट से इंक्रीज करो। तो पहली 40 है, तो 40 प्लस 80 नेक्स्ट इज, फिर 120 प्लस 80, फिर नेक्स्ट 440, ठीक है ना। कंजप्शन भी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है बेटा, ये आपको लर्न करने को बोला मैंने, कि इनकम बेटा कांस्टेंट 100 के गैप से बढ़ाओगे। 0 इनकम पे कंजप्शन मैंने 40 ले ली, फिर उसको कांस्टेंट 80 के गैप से ऐड करना है क्रिश। तो 40 प्लस 80 दैट इज 120, फिर 120 प्लस 80 ऐसे। 0 इनकम, हाँ ये अज्यूम करना बेटा, कुछ भी 0 इनकम पे कंजप्शन होती है, कुछ भी लोगे, हाँ 80 के डिफरेंस से बढ़ाना। तो बेटर है याद कर लो भाई, कंजप्शन क्योंकि हमेशा ना कांस्टेंट रेट से बढ़ती। अभी जब आप इसका कर्व बनाओगे ना, तो बिल्कुल कंजप्शन सीधी लाइन ऊपर जाएगी, ठीक है। इनकम भी बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये 3 चीजें याद करने को बोला मैंने आपको, ठीक है, आपने लर्न करनी। चलो अब इन्वेस्टमेंट की बारी आती। इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो हम गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी प्लान्ड इन बजट, यस और नो? तो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रही, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये किसकी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट। अगर कोई मेरे से पूछे, या मैं आपसे पूछ रही हूँ, अंबानी अगले महीने कितना इन्वेस्ट करने वाला है, तो आप बता पाओगे? गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करने वाली है, बजट में लिखा हुआ है, बजट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमें पता है गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करने वाली है इस पूरे साल। तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को हर जगह पे कंसीडर करते हैं, और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट। और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कौन सी इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट कर रहा है, और हर लेवल पे क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सहज बोल। वो तो बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन थी भाई, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है बेटा ये, ठीक है, ध्यान में रखना। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इकोनॉमी में कंजप्शन ज्यादा होती है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है? कंजप्शन ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट? इंडिया की इतनी आबादी है यार, फिर भी सोच रही हूँ, इकोनॉमी में हमेशा कंजप्शन ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो पहली जो आपने कंजप्शन ली है ना, उसका हाफ आप इन्वेस्टमेंट लोगे। तो फर्स्ट 40 ली है, तो इसका हाफ, और इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या रहती है, 20 20 20 20 20। ये 3 चीजें मैंने आपको लर्न करने को बोला है, बस, ठीक है। अब आगे जितने मर्जी कॉलम है वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। मैं बार बार पूछूंगी कि ये 3 कॉलम बनाओ,
ठीक है, ध्यान में रखना। अब एडी निकाल दो, अब सी प्लस आई होती है तो पहली कितनी होगी 60, फिर 140, 220, 300, 380, 460। एडी इज कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अब लर्न करके डन बोल दो मुझे, स्केड्यूल याद हो गया तो। याद हो गया है, बन गया, पूरा हो गया, डन। इरेज कर दूं। इनकम किस रेट से बढ़ाई थी 100 100, पहली 0 फिर 100 के गैप से। 0 पे कंजप्शन कितनी ली थी और इन्वेस्टमेंट कंजप्शन का हाफ, दैट इज 20। ठीक है, फिर कंजप्शन किस रेट से बढ़ाई थी 80 के डिफरेंस। फिर हमने एडी बना दी सी प्लस आई करके। अब आगे टीचर एएस बोलेगी वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरे चैप्टर में बस ये 3 कॉलम याद कर, आगे जितने मर्जी कॉलम है वो तुमसे आसानी से बन जाए। ठीक है बेटा, तो ये तो बना दिया। अब इसका कर्व बना के क्वेश्चन को पैकअप कर देते हैं। वाई पे बेटा जो कर्व बनता है हमेशा वही आता है, और चैप्टर का नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एक्स एक्सिस पे मैं बार बार नहीं बताऊंगी, एक्स एक्सिस पे पूरे चैप्टर में आएगा इनकम, ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑब्लिक आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या बताया था, प्रोडक्शन। तो आउटपुट यानी प्रोडक्शन होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट होती है, फिर इनकम जनरेट होती है। तो पूरे चैप्टर पे एक्स पे यही 3 चीजें डालनी है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। और वाई पे जो आप कर्व बना रहे हो, एडी कर्व बना रहे हो, बट एडी का फॉर्मूला क्या था, सी प्लस, तो सी और आई भी बनाएंगे इसमें हम, क्योंकि दोनों को प्लस करके एडी आएगी। ठीक है, तो वाई पे मैंने सी आई एडी ली है, एक्स पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ली। अब थोड़ा ध्यान से समझ के बनाना। पहले तो इन्वेस्टमेंट बना देते। इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का, कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बना दो जल्दी, नाम दे देना इसका, आई है इसका नाम सी और आई, क्योंकि एडी इज द सम ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एडी में तो दोनों इंक्लूड है ना बेटा, तो हम कर्व में सी का अलग कर्व बनाएंगे, आई का अलग बनाएंगे, फिर एडी का अलग। तो इन्वेस्टमेंट हमने बना दी कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब 0 पे कंजप्शन होती है, यस और नो, यस। अभी आपको सिखाया है, सब मोबाइल भी मिल रहा है, रिचार्ज भी हो रहा है, खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, गालियां भी दे रहे हो पेरेंट्स को साथ में। ठीक है, तो 0 पे यस कंजप्शन होती है। अच्छा, कंजप्शन का पॉइंट कहां से शुरू करूं, इन्वेस्टमेंट के नीचे ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कंजप्शन होती, याद आ रही है। और एज इनकम इंक्रीजेस तो कंजप्शन ऑल्सो सेम रेट से बढ़ रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, सी। कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट से ऊपर लेना, ठीक है, फिर उसको सीधा बढ़ा दो। अब एडी इन दोनों का सम है, तो ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, ऊपर ही, क्योंकि दोनों को ऐड करके है। अब कितना ऊपर बनेगा पहले ये देखो। अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये जैसे इन्वेस्टमेंट बनाई, ये कंजप्शन बनाई, और ये एडी बना दी, क्योंकि एडी ऊपर ही बनेगा, बिल्कुल पैरेलल बनता है। एडी हमेशा सी के पैरेलल बनता है। रीजन एडी होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो जो जैसे सी बढ़ रहा है एडी भी वैसी बढ़ेगा, बट दोनों का गैप कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई द गैप बिटवीन द टू रिमेन कांस्टेंट। बट ये कर्व गलत है। ये कर्व गलत क्यों है बेटा, आपने क्या करना है, इसलिए मैं बता रही हूं, पहले सुनो। 0 से जितना इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस है, उतना कंजप्शन और एडी के बीच में डिफरेंस होगा, फिर एडी कर्व यहां से स्टार्ट होगा। दिस इज इट, सी प्लस आई। ये क्यों गलत है, ये देखो, 0 से इन्वेस्टमेंट के बीच में इतना सारा डिफरेंस है, और एडी और सी के बीच में इतना डिफरेंस है, गलत है। कर एडी दोनों का सम होता है बेटा, ये दोनों का गैप उतना होगा जितना इन्वेस्टमेंट का गैप होगा। तो आप स्केल से मेजर करो, चाहे आप रफली हैंड से मेजर कर लो, जैसे मर्जी। अब ये एक्यूरेट कर्व, इसके साथ क्वेश्चन खत्म होगा हमारा। तो सही बनाना बेटा प्लीज इसको। हाँ, के बीच में डिफरेंस